guys, welcome to our channel Tales and Giggles where knowledge meets innovation and learning becomes an adventure। तो आज के हम इस वीडियो में देखेंगे एनी फ्रैंक फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। ये 10th क्लास का चैप्टर नंबर 4 है जिसमें हम पूरा चैप्टर डिस्कस करेंगे। और अगर आपको लगता है कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आए तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। और हम इस वीडियो में ये चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे, एक एनिमेटेड स्टोरी फॉर्म में देखेंगे जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एनी फ्रैंक जो है वो एक जर्मन जन्मी जूइश लड़की थी जिसने वर्ल्ड वार 2 के दौरान नीदरलैंड में जर्मन कब्जे के समय अपने परिवार और 4 दोस्तों के साथ छुपकर रहते हुए लिखा। एनी का पूरा परिवार जर्मनी से एम्स्टर्डम मतलब नीदरलैंड शिफ्ट हो गया जब जर्मनी में हिटलर की सत्ता आई। लेकिन जब नाजी की सत्ता नीदरलैंड में भी फैल गई, मतलब नाजी की जो सत्ता है वो मतलब हिटलर की सत्ता नीदरलैंड में भी फैल गई, तो एनी और उसकी फैमिली फंस गई। और जब हिटलर का अत्याचार जो है वो बढ़ते ही जा रहा था, बहुत ज़्यादा बढ़ गया था जूइश पॉपुलेशन के खिलाफ, तब एनी के फादर का जो ऑफिस है, ऑटो फ्रैंक का जो ऑफिस है, वहाँ पे एनी की पूरी फैमिली और एनी के पापा के कुछ दोस्त इस ऑफिस में छुप गए। ये ऑफिस जो है वो नीदरलैंड में ही प्रेजेंट था और इस ऑफिस में 2 साल छुपे रहने के बाद उन्हें धोखे से पकड़ा गया। और धोखे से पकड़ा जाने के बाद उन्हें कॉन्सेंट्रेशन कैंप में भेजा गया। कॉन्सेंट्रेशन कैंप जो है वो हिटलर का बनाया हुआ कैंप था जहाँ सभी जूइश पॉपुलेशन को लाया जाता था और उन्हें वहाँ पे कुछ भी खाना नहीं दिया जाता था और उन पर अत्याचार किया जाता था। जहाँ एनी की मौत बर्गम बेल्सन में टाइफस से हुई। टाइफस एक बैक्टीरिया है और टाइफस एक बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस डिसीज़ होता है जो कि बैक्टीरिया से होता है और इसकी वजह से एनी फ्रैंक की डेथ हो गई। और एनी फ्रैंक की जो डेथ है वो उनकी बहन मार्गोट फ्रैंक जो है उनके कुछ दिनों बाद हुई थी। युद्ध समाप्त होने के बाद उनके पिता ऑटो, जो कि समूह के एकमात्र जीवित सदस्य थे, एम्स्टर्डम लौटे और उन्होंने पाया कि उनकी बेटी एनी फ्रैंक की डायरी बच गई है। उन्होंने इसे एक यूनिक क्रिएशन मानते हुए अंग्रेज़ी में प्रकाशित किया जिसका नाम था द डायरी ऑफ यंग गर्ल। डायरी एनी फ्रैंक को उनके 13वें जन्मदिन पर दी गई थी और यह 12 जून 1942 से लेकर 1 अगस्त 1944 तक के उनके जीवन की घटनाओं को दर्ज करती है। इसे डच से कई भाषाओं में अनुवादित किया गया और यह दुनिया की सबसे पढ़ी जाने वाली किताबों में से एक बन गई। इसके आधार पर कई फिल्में, टेलीविज़न शो, रंगमंच की प्रस्तुतियाँ और यहाँ तक कि एक ओपेरा भी बने हैं। डायरी को एक इंटरेस्टिंग और समझदार सोच का काम माना गया है और यह नाजी कब्जे के दौरान रोज़मर्रा की ज़िंदगी की एक अतरंग झलक देती है। एनी फ्रैंक होलोकॉस्ट के पीड़ितों में से एक के रूप में सबसे प्रसिद्ध और चर्चित हो गई है। एनी ने अपने डायरी में तो बहुत कुछ लिखा था, पर हम इस चैप्टर में उसके डायरी का एक पार्ट देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एनी अपने डायरी में लिखते हुए कहती है, डायरी में लिखना मेरे लिए एक अजीब अनुभव है, न केवल इसीलिए कि मैंने पहले कभी कुछ नहीं लिखा, बल्कि इसीलिए भी क्योंकि मुझे लगता है कि बाद में न तो मैं और ना ही कोई और 13 वर्षीय स्कूल लड़की की सोच में रुचि रखेगा। खैर, कोई बात नहीं, मुझे लिखने की इच्छा है और अपने मन की बातें बाहर निकालने की आवश्यकता महसूस होती है। एनी कहती है, कागज़ के पास लोगों से ज़्यादा पेशेंस होता है। मैंने इस कहावत के बारे में तब सोचा जब मैं कुछ उदास महसूस कर रही थी और घर पर बैठी थी, यह सोचते हुए कि बाहर जाऊँ या अंदर रहूँ। अतः मैंने वही रहना तय किया और सोचा, हाँ, कागज़ के पास सचमुच ज़्यादा धैर्य होता है
और चूँकि मैं किसी और को यह कठोर पीठ वाली नोटबुक पढ़ने के लिए नहीं देने वाली जब तक मुझे कोई सच्चा दोस्त न मिले। यह शायद कोई फ़र्क नहीं डालेगा। अभी मैं अपने पॉइंट पे वापस आती हूँ जिसने मुझे डायरी रखने के लिए प्रेरित किया। मेरे पास कोई दोस्त नहीं है। स्पष्ट रूप से कहूँ तो कोई भी विश्वास नहीं करेगा कि एक 13 वर्षीय लड़की पूरी तरह से दुनिया में अकेली है। और मैं अकेली नहीं हूँ। मतलब एनी फ्रैंक का कहना है कि स्पष्ट रूप से कहूँ तो मेरे पास कोई दोस्त नहीं है और मैं अकेले हूँ। उसके पास फैमिली है, फ्रेंड्स है, तभी भी वो खुद को अकेली मानती है, ऐसा उसका कहना है और इसीलिए वो डायरी लिख रही है। एनी कहती है, मेरे पास प्यारे माता पिता है और एक 16 वर्षीय बहन है और लगभग 30 लोग हैं जिन्हें मैं दोस्त मान सकती हूँ। मेरे पास एक परिवार है, प्यार करने वाली चाचियाँ हैं और एक अच्छा घर है। सतह पर सब कुछ ठीक लगता है सिवाय मेरे सच्चे दोस्त के। जब मैं दोस्तों के साथ होती हूँ तो मैं बस अच्छा समय बिताने के बारे में सोचती हूँ। मैं किसी भी बात पर चर्चा नहीं कर पाती सिवाय साधारण दिनचर्या की बातों के। हम एक दूसरे के करीब नहीं आ पाते और यह समस्या है। शायद यह मेरी गलती है कि हम एक दूसरे से खुलकर नहीं बात करते। किसी भी तरह से यही स्थिति है और दुर्भाग्यवश यह बदलने की संभावना नहीं है। यही कारण है कि मैं डायरी शुरू कर रही हूँ। एनी फ्रैंक का कहना है कि मेरे पास दोस्त है, मैं उनके साथ बातें करती हूँ बट उनके साथ मैं नॉर्मल बातें करती हूँ, बट मेरे मन की बातें जो है वो मैं किसी के भी साथ शेयर नहीं कर सकती हूँ। इसीलिए मैं ये डायरी स्टार्ट कर रही हूँ। और अभी तक इतने लंबे समय तक जैसे मेरे दोस्त रहे हैं और मेरे दोस्त के साथ जैसे रिलेशन रहे हैं, उनको कल्पना में रखकर और उसे और बेहतर बनाने के लिए मैं चाहती हूँ कि मैं इस डायरी में तथ्यों को सामान्य तरीके से न लिखूँ। मतलब ये डायरी को मैं एक सामान्य तरीके से न लिख के बल्कि इस डायरी को अपना दोस्त मान के लिखूँ और इस डायरी को मैं अपना दोस्त मानूँ। और एनी फ्रैंक अपनी डायरी को नाम देती है किटी। जैसे बाकी लोग अपनी डायरी को सीधी तरह शुरुआत कर देते हैं, वैसा मैं नहीं करूँगी। अगर मैं वैसा करूँगी तो किटी, जिसको मैंने अपना दोस्त माना है, उसे कुछ भी समझ नहीं आ पाएगा। तो मैं अपने जीवन का एक शॉर्टकट चित्र देने का निर्णय लेती हूँ। भले ही मुझे यह पसंद नहीं है बट मैं ऐसा करूँगी। मेरे पिता, जो कि सबसे प्यारे पिता है, ने मेरी माँ से तब शादी की जब वह 30 साल के थे और वह 21 साल की थी। मेरी बहन मार्गरेट का जन्म जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में 1926 में हुआ। मेरा जन्म 12 जून 1929 को हुआ। मैं फ्रैंकफर्ट में 4 साल की उम्र तक रही। मेरे पिता ने 1933 में नीदरलैंड में इमिग्रेट किया, मतलब उनका ट्रांसफ़र, वो इमिग्रेट किया मतलब वो नीदरलैंड चले गए। मेरी माँ एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक उनके साथ नीदरलैंड में सितंबर में गई, जबकि मार्गरेट और मैं हमारी दादी के पास आचेन में रहने के लिए भेजी गई। मार्गरेट दिसंबर में नीदरलैंड में चली गई और मैं फरवरी में, जब मुझे मार्गरेट के जन्मदिन के उपहार के रूप में मेज़ पर रखा गया। मतलब एनी फ्रैंक मार्गरेट के बर्थडे के वक्त गई थी। फरवरी मंथ में वो नीदरलैंड अपने बहन के बर्थडे के वक्त गई। मैंने तुरंत मॉन्टेसोरी नर्सरी स्कूल में शुरुआत की। मैं वहाँ 6 साल की उम्र तक रही। जब मैंने पहली कक्षा में प्रवेश किया, छठी कक्षा में मेरी शिक्षिका मिसेस कुपरस थी, जो प्रिंसिपल थी। साल के अंत में हम दोनों ने एक दिल तोड़ देने वाली विदाई ली। विदाई में आंसू बहाए। गर्मी की छुट्टियों के दौरान 1941 में दादी बीमार पड़ गई और उन्हें ऑपरेशन कराना पड़ा। इसीलिए मेरे जन्मदिन पर बहुत कम उत्सव हुआ। दादी जनवरी 1942 में निधन हो गया। कोई नहीं जानता था कि मैं उन्हें कितनी बार सोचती हूँ और अभी भी उन्हें कितना प्यार करती हूँ। 1942 का यह जन्मदिन दूसरी बार की पूर्ति के लिए था। मतलब 1942 में
जब एनी फ्रैंक का जन्मदिन था तब उसे अच्छे से मनाया गया, क्योंकि पिछले साल दादी की तबीयत ख़राब थी तो उसका जन्मदिन अच्छे से नहीं मनाया गया था, तो इसीलिए इस बार अच्छे से मनाया गया और एक कैंडल जो है वो दादी के नाम पर जलाई गई। हम चारों अभी भी ठीक हैं और यह मुझे वर्तमान दिन 20 जून 1940 और 42 और मेरी डायरी की गंभीर समर्पण की ओर ले आता है। प्रिय किटी, हमारी पूरी कक्षा में बहुत चिंता का माहौल है। इसका कारण निश्चय रूप से आने वाली बैठक है, जिसमें शिक्षक यह तय करेंगे कि कौन अगली क्लास में जाएगा और कौन फेल होगा। आधी कक्षा दाव लगा रही है। जीएन और मैं दोनों हंस हंस के दो लड़कों पर हंसते हैं, सीएन और जैक, जिन्होंने अपनी पूरी छुट्टी की बचत पर दाव लगाया है। सुबह से शाम तक तुम पास हो जाओगे? नहीं, मैं नहीं हूँ। हाँ, तुम हो जाओगे। नहीं, तुम नहीं हो। ऐसा चलता रहता है। जी की दया भरी नज़रें और मेरी गुस्से के चिल्लाने भी उन्हें शांत नहीं कर पाते। मेरे ख्याल से इतनी सारी बेवकूफ़ों में से लगभग 1/4 को पिछड़ जाना चाहिए, लेकिन शिक्षक सबसे अप्रत्याशित प्राणी होते हैं। अप्रत्याशित प्राणी मतलब अनप्रिडिक्टेबल, जिनको कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। मैं अपनी गर्लफ्रेंड्स और खुद को बहुत चिंतित नहीं हूँ। हम सफल हो जाएंगे। केवल विषय गणित के बारे में है, मैं सुनिश्चित नहीं हूँ। खैर, हम क्या कर सकते हैं, बस इंतज़ार करते हैं। तब तक हम एक दूसरे को दिलासा देते रहते हैं। मैं अपने सभी शिक्षकों के साथ अच्छा रिश्ता रखती हूँ। उनके पास 9 शिक्षक हैं, 7 पुरुष और 2 महिलाएं। मिस्टर किसिंग, जो गणित पढ़ाते हैं, मुझे बहुत समय तक नाराज़ रहते थे क्योंकि मैं बहुत बात करती थी। कई चेतावनियों के बाद उन्होंने मुझे अतिरिक्त होमवर्क सौंपा, एक निबंध चैटर बॉक्स पर। चैटर बॉक्स, उस पर क्या लिखा जा सकता है? मैंने बाद में इसके बारे में सोचने का फ़ैसला किया। मैंने अपने नोटबुक में शीर्षक लिखा, इसे अपने बैग में रखा और चुप रहने की कोशिश की। उस शाम जब मैं बाकी होमवर्क पूरा कर लिया तो निबंध के नोट्स मेरे नज़र में आए। मैंने विषय के बारे में सोचना शुरू किया और अचानक मुझे एक विचार आया। मैंने 3 पृष्ठ लिखे जो मिस्टर किसिंग ने सौंपे थे और संतुष्ट हो गए। मैंने तर्क किया कि बात करना एक छात्र, मतलब मैंने ऐसा लिखा अपने निबंध में कि बात करना एक छात्र की आदत है और मैं इसे नियंत्रण में रखने की पूरी कोशिश करूँगी, लेकिन मैं इस आदत को कभी नहीं छोड़ पाऊँगी क्योंकि मेरी माँ भी इतनी ही बात करती है और विरासत में मिली आदतों को बदलना बहुत मुश्किल होता है। मिस्टर किसिंग, जो कि मेरे मैथ्स के टीचर हैं, वो हंसे, मेरे तर्कों पर हंसे और उन्होंने मेरा निबंध एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन जब मैंने अगले पाठ के दौरान बात करना जारी रखा तो उन्होंने मुझे दूसरी बार निबंध लिखने को कहा। इस बार विषय था एक नासमझ चैटर बॉक्स। मैंने निबंध सौंपा और श्री केसिंग को 2 पूरे पाठों के लिए कोई शिकायत नहीं रखी। हालांकि तीसरे पाठ के दौरान उन्होंने अंततः थक गए। एनी फ्रैंक, कक्षा में बात करने की सज़ा के रूप में एक निबंध लिखो जिसका शीर्षक है क्वैक क्वैक क्वैक, कहा मिस्टर चैटरबॉक्स। कक्षा हंस पड़ी। मुझे भी हंसी आ गई। हालांकि मैं चैटरबॉक्स पर अपनी कल्पनाशीलता को लगभग समाप्त कर चुकी थी, अब कुछ नया और अनोखा सोचने का समय था। मेरी दोस्त सन ने, जो कि कविता में अच्छी है, ने पूरे निबंध कविता में लिखने में मदद की और मैं खुशी से उछल पड़ी। श्री केसिंग मुझसे इस हास्यप्रद विषय के साथ मजाक कर रहे थे, लेकिन मैं सुनिश्चित कर दूंगी कि मजाक उन पर ही हो। मतलब एनी फ्रैंक बोल रही है कि जो उनके मैथ्स के टीचर है वो उनका मजाक उड़ा रहे हैं और ऐसा निबंध उन्हें लिखने के लिए दे रहे हैं। बट अभी मैं ये सुनिश्चित करूँगी कि मजाक उन पर ही हो और मेरी वाहवाही हो। मैं अपनी कविता पूरी की और यह सुंदर थी। यह एक माँ बतख और एक पिता हंस के बारे में थी, जिनके 3 बच्चे बतख बहुत ज़्यादा क्वैक करते थे और पिता ने उन्हें मार डाला। खुशी की बात यह थी कि श्री केसिंग ने इस मजाक को सही तरीके से लिया। उन्होंने कविता को कक्षा के साथ पढ़ा और
कई अन्य कक्षाओं में भी पढ़ाया। तब से मुझे बात करने की अनुमति मिली है और मुझे अतिरिक्त होमवर्क नहीं दिया गया है। इसके विपरीत श्री केसिंग ने इन दिनों अक्सर मजाक करते रहते हैं। तो फाइनली स्टूडेंट्स, हमारा यहाँ पे चैप्टर ख़त्म होता है और मुझे लगता है कि जितना अच्छे से मैंने आपको पढ़ाया है उतना ही अच्छे से आपको भी समझ आया है। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको ऐसा लगता है कि ऐसे ही चैप्टर्स, एनिमेटेड चैप्टर और इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ के साथ चैप्टर आपको समझ में आना चाहिए, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल विच इज़ टेल्स एंड गीगल्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।